दिल्ली में जन लोकपाल बनेगा कि नहीं, इस पर संशय बरकरार है। पहले 29 दिसंबर को जन लोकपाल बनाने का दावा, फिर सरकार बनने के बाद 15 दिन में जन लोकपाल देने का ऐलान, फिर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर दिल्ली की जनता जन लोकपाल देने का वादा किया गया और अब उपराज्यपाल से भिड़ंत। सवाल यह है कि दिल्ली की सियासत में नई राजनीति की शुरुआत करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी क्या जन लोकपाल को लेकर नई प्रक्रिया बनाना चाहती है? जनता जानना चाहती है, क्या आप, बीजेपी और कांग्रेस जन लोकपाल को लेकर पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं? और इस मसले के तमाम सियासी और कानूनी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले आपका परिचय मेहमानों से हम करवा देते हैं। हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी हैं वरिष्ठ पत्रकार संगीता श्रीवास्तव जी और वरिष्ठ वकील और संविधान विशेषज्ञ सूरज सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता अक्षय हुनका भोपाल से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे और कांग्रेस के नेता लखनऊ से हमारे साथ शामिल रहेंगे आमिर हैदर साहब। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था, इस चर्चा के दौरान हमारे साथ जिया न्यूज़ के संपादक जेपी दीवान जी भी बने रहेंगे, तमाम बारीकियों को समझाने के लिए, उन पर रोशनी डालने के लिए। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में जन लोकपाल बिल पास कराए जाने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में ठनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार बिना केंद्र की मंजूरी के विधानसभा में बिल पेश करवाना चाहती है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने यह कहकर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं कि जन लोकपाल बिल के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी है। नए हालात में कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक नजर आ रहे हैं। कैसे पास होगा जन लोकपाल बिल? जन लोकपाल पर कांग्रेस आप में फिर ठनी। केजरीवाल पास करवाना चाहते हैं जन लोकपाल। दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, इस बात की जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बखूबी है। इसके बावजूद उनकी सरकार ने मन बना लिया है कि वो बिना केंद्र की मंजूरी के विधानसभा में जन लोकपाल बिल पेश कराकर ही रहेगी। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने केजरीवाल की राह को मुश्किल बना दिया है। दरअसल उपराज्यपाल नजीब जंग ने सॉलिसिटर जनरल से जन लोकपाल बिल के प्रस्ताव पर राय मांगी थी, जिसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि केजरीवाल को जन लोकपाल बिल के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की राय लेना जरूरी है। उसके बगैर जन लोकपाल बिल असंवैधानिक है, यानी केंद्र की मंजूरी के बिना पास बिल गैर कानूनी होगा। सर मैं मनीष, मैं लिखूंगा, आपको बता दूंगा। सर आज मिलने भी जा रहे हैं पहले दिन 4:30 बजे। देखते हैं अभी। केजरीवाल जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर झुकने को तैयार नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर विधानसभा में जन लोकपाल बिल को पास नहीं होने देगी। हम जन लोकपाल बिल के फेवर में हैं। हम चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा सशक्त अगर ये जन लोकपाल बिल लेके आए तो हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर जन लोकपाल बिल के ड्राफ्ट को ये कानून बनाना चाहते हैं तो फिर उसकी लीगल परमिशन लेने में कहाँ कोई कमी है, क्यों उससे हिचक रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। जन लोकपाल बिल के मसले पर कांग्रेस और बीजेपी सुर में सुर मिला रही हैं। सॉलिसिटर जनरल ने भी बयान दिया है, तो मैं समझता हूं कि सरकार को मर्यादा का पालन करते हुए, संविधान का सम्मान करते हुए, किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया को किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ध्वस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। जन लोकपाल बिल पर मचे बवाल पर सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि वो इस मुद्दे पर राजनीति नहीं चाहते हैं। वहीं संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने आम आदमी पार्टी सरकार के रवैये को राजनीतिक स्टंट करार दिया है। I am not bothered about politics, no. We have only given an opinion based on the constitutional position. Therefore, it is for the government, the governor to consider that and possibly act as he thinks fit, no. मान लीजिए ये असेंबली में पास कर देते हैं तो कानून तो नहीं बनेगा। कानून बनने के लिए तो वो उपराज्यपाल के पास फिर भेजना ही होगा और केंद्र सरकार के पास जाएगा ही, बगैर उसके कानून तो नहीं बनेगा। पॉलिटिकल माइलेज ले सकते हैं कह करके हमने तो जनता से वायदा किया था जन लोकपाल बिल लाएंगे और हमने जन लोकपाल बिल पास कर दिया, लेकिन वो कानून तो नहीं बनेगा। और फिर उसमें कुछ ऐसे भी मामले इंक्लूड कर रहे हैं जो इनके क्षेत्राधिकार में हैं ही नहीं। तो बहुत सारे कारणों से इसकी संवैधानिकता
डाउटफुल है। सॉलिसिटर जनरल ने साफ कर दिया है कि विधानसभा में पेश करने से पहले उपराज्यपाल और केंद्र से मंजूरी जरूरी है। सरकार का तर्क है कि ये बिल फाइनेंस से जुड़ा नहीं है, इसलिए उपराज्यपाल या केंद्र की मंजूरी की जरूरत नहीं है। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त बिल पेश किया है। ऐसे में दिल्ली सरकार का जन लोकपाल बिल कितना संवैधानिक है, ये बेहद अहम मसला है। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो सियासी खींचतान इस पूरे मामले को लेकर मची हुई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसका साफ तौर पर कहना है कि कहीं कोई असंवैधानिक कार्य वो नहीं कर रही है। दूसरी तरफ विरोधी हैं, समर्थन देने वाली कांग्रेस है जिसका कहना यह है कि प्रक्रियाओं का पालन नहीं हो रहा। और सबके बीच में निशाने पर आ गए हैं उपराज्यपाल नजीब जंग भी। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने जिस अंदाज में उन पर हमला बोला है उसने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे अहम सवाल तो यही खड़ा हो गया है कि इतना तीखा हमला बोलकर आखिर क्या सिद्ध करना चाहती है आम आदमी पार्टी? क्या वो जन लोकपाल के बहाने और उपराज्यपाल को निशाना बनाकर पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स कर रही है? देखिए, इस पूरे मामले में सबसे गंभीर बात तो यह है कि सॉलिसिटर जनरल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, गोपनीय होना चाहिए। मेरा पहला सवाल इस बात को लेकर यह है कि जनता के बीच में कैसे लीक हो गया, ये न्यूज एजेंसी के पास कैसे पहुंच गया। इसका मतलब यह कि जानबूझकर इस पत्र को, चिट्ठी को लीक किया गया है। इस बात की जवाबदेही लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी है और इस बात की जवाबदेही सॉलिसिटर जनरल की भी है। अपना आरोप इस बात को लेकर यह है कि दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग वो कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम उनसे अपील करना चाहते हैं और साथ ही साथ उनको ये बताना भी चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं है। तो सुना आपने ये बयान, और इस बयान के बाद भी खासा सियासी हंगामा खड़ा हुआ है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे साथ भोपाल से आम आदमी पार्टी के नेता अक्षय हुनका जुड़ चुके हैं इस मसले पर चर्चा करने के लिए। अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने आशुतोष की बात सुनी जो आपकी ही पार्टी के प्रवक्ता हैं। सवाल यह है कि अपने बयान में वो प्रक्रियाओं का हवाला दे रहे हैं, वो गोपनीयता का सवाल उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रक्रियाओं का जिक्र करते हुए जब आपके फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप सीधे विधानसभा में बिल को लेकर जा रहे हैं, वो गलत है। एक तरफ आप प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए गोपनीयता का सवाल उठाते हुए उपराज्यपाल पर निशाना साधते हैं, दूसरी तरफ जिस प्रक्रिया का पालन दिल्ली में होता रहा है उसका आप पालन नहीं कर रहे हैं। इसे क्या माना जाए? इस विरोधाभास को क्या माना जाए, किस नजरिए से देखा जाए? और ये जो सवाल उठ रहा है कि कहीं आप पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं चाहता हूं कि पहली बात, जहां तक आशुतोष जी ने जो कहा है वो गोपनीयता से संबंधित है। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और एसजी के बीच में कोई बात हो रही है तो वो गोपनीय बात है, तो गोपनीय रहनी चाहिए। वो आखिरकार कैसे पब्लिक डोमेन में आ जाती है ये तो बहुत स्पष्ट सा समझ में आता है कि ये कैसे पब्लिक डोमेन में आ सकती है, पहली बात। अरे सर, आप सार्वजनिक तौर पर विधानसभा का सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं, आप खुले में उस विधेयक पर चर्चा की बात कर रहे हैं। सवाल तब भी तो यही उठ रहे हैं। उस समय गोपनीयता का, उस समय जो विधानसभा की अपनी एक मर्यादा होती है, विशेषाधिकार होते हैं, उनका सवाल फिर कहां? उनका सवाल गुम नहीं हो जाएगा। एक तरफ आप गोपनीयता का सवाल खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो तमाम प्रक्रियाएं हैं उन्हीं को आप दरकिनार कर रहे हैं। ये तो विरोधाभास है साफ साफ। नहीं, विशेष नहीं, कहां पर, किस चीज को हम दरकिनार कर रहे हैं? हम लोग विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई एक ओपन राउंड में इस सत्र को बुलाया जाएगा, जो कि लीगली पॉसिबल है। उसमें कोई परेशानी की बात थोड़ी ना, कोई इलीगल काम या असंवैधानिक काम थोड़ी हो रहा है उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर ये प्रावधान बने हुए हैं कि जो स्पीकर चाहता है वो जहां पर चाहे, जिस जगह को चाहे, उस जगह को विधानसभा घोषित करके वहां पर एक सत्र बुला सकता है, जब बाकी की जो जनता है वो उसको देख सकती है। तो इसमें असंवैधानिक क्या है जी? लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि जब एक प्रक्रिया है, एक बिल को लेकर एक प्रक्रिया है, उसको अपनाने में क्या आपत्ति है? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? दरअसल क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? हम बहुत स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं सर कि कुल मिलाकर के हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बनाते हुए बहुत समय हो गया है भाजपा और कांग्रेस।
सालों से, पता नहीं 40-50 साल से लगा हुआ है। आज एक बड़ी मुश्किल से वो पिछले 5 सालों से वो लोग कहते थे कि भाई हम लोग इस बिजली के बिल की कंपनियों की जांच नहीं करवा पाएंगे, ऑडिट। अच्छे बाबू, ये आरोप आप पे भी लग सकता है, कागज में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, 5 दिन में ये आरोप आप पे भी लग सकता है कि आप भी बेवकूफ बना रहे हैं भाजपा और कांग्रेस की तरह, क्योंकि आपको पता है आप 10 दिन से बोल रहे हैं, आपने सत्र बुलाया हुआ है, आपने जगह तय कर दी है राम कि सार्वजनिक जगह पे वो सत्र होगा, उसमें जन लोकपाल लाया जाएगा, ये पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है। अगर उस पर राज्यपाल की जानकारी में भी ये सारा कुछ है, अगर राज्यपाल ने प्रोसीजरल उसको लेकर के सलाह ले ली है सॉलिसिटर जनरल की, तो उसमें क्या बुरा है? उसमें कौन सी गोपनीयता आ गई या कौन सी गोपनीयता भंग हो गई? देखिए, सॉलिसिटर जनरल से पहली बात तो वो राय क्यों ली गई, और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वो राय ली राय क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र का सीधा उस पर वो होता है, अधिकार होता है, और केंद्र के ही उसको रिप्रेजेंट करता है सॉलिसिटर जनरल। अगर कानूनी प्रक्रिया पे अगर कोई राय ले उपराज्यपाल कोई कानून का वो अधिकारी नहीं होता, वो कानून के ही विशेषज्ञ से राय लेगा जो ऑथराइज्ड विशेषज्ञ है। लोकसभा भी लेती है, विधानसभा भी लेती है, सुप्रीम कोर्ट भी लेती है। जब कोई मैटर आता है कोर्ट में तो वो भी सॉलिसिटर जनरल से राय लेते हैं। कैबिनेट भी, सरकार भी सॉलिसिटर जनरल से राय लेती है कानूनी, तो उसमें क्या गलत हो गया अगर राय ले ली? और राय तो केजरीवाल साहब ने भी ली है। 5 विशेषज्ञों की बात वो कह रहे हैं कि 5 विशेषज्ञों से राय लेने के बाद इस दिशा में वो आगे बढ़े हैं कि उन्होंने जो भी राय ली है, जो भी राय नहीं ली, कुल मिला करके जी हाँ, बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा देश के बारे में भी सोचते, सारी चीजों को प्रक्रियाओं में उलझा देते हैं। जैसे पिछले 40 के बारे में आप भी सोच रहे हैं क्या? अगले 40 साल तक चिंता यही हो रही है कि देश के बारे में जब हम सोच रहे हैं तो देश का एक संविधान होता है, उसके संविधान के तहत इलेक्शन को लेकर के कोई भी सरकार काम करती है। जी, देश के प्रति चिंता ही आपके ऊपर सवाल उठा रही है, क्योंकि अगर इस तरह से सब होता रहा और सब करने लगे तो नियम कानून संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार भी चुनी गई सरकार है, संविधान के तहत शपथ ली है उस सरकार ने, बाकायदा प्रोसीजर से चुनी गई सरकार है, मतलब इलेक्शन कमीशन के हवा में आके नहीं टपक गई है। जी हाँ जी, नहीं, मेरा ये कहना है कि देखिए, इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, या जहां तक बात यह है कि इस तरीके से फॉलो करने की जरूरत है, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सारी चीजें चल रही है। ऐसा कुछ नहीं कि असंवैधानिक तरीके से कोई काम किया जा रहा है उस पूरी प्रोसेस में। दूसरी बात यह है कि इसको लेकर के जो बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग बयान जारी कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि भाई ये कमजोर है और इसमें मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए और इसमें हम लोगों को तमाम सारे चेंजेस करने की जरूरत है और इस लोकपाल की जरूरत नहीं है, इस सारी चीज को समझना पड़ेगा। आखिर क्यों उनको इतना डर लगता है कि मुख्यमंत्री अगर लोकपाल के दायरे के अंदर आ जाता है? जी, आपके पास लौटते हैं, सीधे हम रुख करेंगे। आमिर हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता लखनऊ से। आमिर साहब, अक्षय उनकी पार्टी ये मानती है कि कांग्रेस डरी हुई है और विरोध इस डर की वजह से हो रहा है, प्रक्रियाओं को तो केवल आड़ बनाया जा रहा है। उनके कहने का आशय यह है, क्या कांग्रेस डरी हुई है? जो दिल्ली में जन लोकपाल बिल लाने की तैयारी आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, क्या कांग्रेस उससे डरी हुई है? आज ये कांग्रेस अगर डरी होती तो अभी हमारी सपोर्ट से इनकी गवर्नमेंट चल रही है। और कल आप हमारे लोगों का प्रवक्ता का बयान शकील साहब का आया कि हम कहीं विड्रॉ करने नहीं जा रहे हैं। इन्होंने ऐसे वादे कर रखे हैं, खुद अपनी दाम में फंस गए हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े वादे कर लिए। अब उसके बाद ये कहते हैं ऐसे कुछ कर दो जो इम्प्लीमेंट तो हो नहीं पाए, लेकिन इलेक्शन 2 महीने में हो रहा है, पार्लियामेंट का 3 महीने में, तो इसमें ऐसे चमत्कार दिखा दो कि क्या बताओ है, हम बेचारे गिरा दिए गए इसलिए हम कर नहीं पाए। तो हम गवर्नमेंट गिराने भी नहीं जा रहे, लेकिन हम ये जानते हैं संविधान से ऊपर भी ये लोग नहीं हैं और संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं।
कहीं चीफ मिनिस्टर जो संविधान का ही अंदर चलना चाहिए वो कहीं बैठता है स्ट्रीट पे भूख हड़ताल में बैठ जाता है, कहीं उनके अगर उनके फॉलोअर इससे ज़्यादा असंवैधानिक काम करने लगे तो संविधान का क्या होगा। देश पूरा जो संगठित ढंग से चल रहा है वो संविधान के दम पे से चल रहा है, ये संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। और अभी सॉलिसिटर जनरल आज केजरीवाल साहब ने कहा कि जिस समय घोटाले हो रहे थे 2G में, जिस समय कॉमनवेल्थ में घोटाले हो रहे थे, उस समय संविधान की मर्यादा की किसी को परवाह नहीं आई, उस समय संविधान को लेकर किसी के जहन में सवाल नहीं आए। आज जब एक सख्त कानून की बात हो रही है तब ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो सीधे सीधे आपकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा है, ये वाहिद कांग्रेस पार्टी है जो घोटाले हुए हैं उनके ऊपर इंक्वायरी हुई है, उनके कांग्रेस ने घोटाले वालों का साथ नहीं दिया बल्कि वो बहुत से जेल के अंदर चले गए। कांग्रेस तो बिल्कुल पारदर्शी वाली पार्टी है, साफ सुथरी पार्टी है, उसूलों पे चलती है, लेकिन हम संविधान के अंदर चलते हैं, हम संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करते। केजरीवाल साहब की दिक्कत ये हो गई, बड़े बड़े नारे दिए कर पा नहीं रहे, 4 दिन में इलेक्शन हो रहा है पार्लियामेंट, ये कहते हैं ऐसे जनता के साथ जाओ, ये किसी तरह कांग्रेस हमको गिरा दे। कांग्रेस गिराने वाली नहीं है, तुमने जनता से बड़े बड़े वादे किए उसको पूरा करो, हम पूरा मौका दे रहे हैं और हम गिराएंगे नहीं। सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस ने समर्थन दे तो दिया, लेकिन जिस तरीके की नई व्याकरण रच रही है आम आदमी पार्टी, धोबी है ना, जिस तरीके से साबुन लगा रहे हैं जी, जिस तरीके से नया व्याकरण रच रही है आम आदमी पार्टी सियासत का, उसको लेकर कांग्रेस भौचक्का है और उसको समझ में नहीं आ पा रहा है कि टैकल कैसे किया जाए। क्या ऐसी बात है? बिल्कुल भौचक्का नहीं है। हम इनको चाहते हैं कि जितना कह रहे हैं एक्सपोज हों, ये खुद भी एक्सपोज हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। कांग्रेस ने इनको सपोर्ट दिया, देती रहेगी। ये चाहती कांग्रेस सपोर्ट विड्रा कर ले, ये बेचारे शहीद हो जाए और जनता में जाके कहे कि साहब देखिए हमको कांग्रेस से सपोर्ट विड्रा, हम तुम्हारे बड़ा काम कर रहे, हम बड़े इंकलाबी काम करने जा रहे थे, ये फंस गए हैं बेचारे। और मैं समझता हूँ जितनी जल्दी ये बने हैं उतनी जल्दी धरातल पे भी आ जाएंगे। कि इतनी छोटी छोटी सी बातें अगर सोचेंगे ये जी, अक्षय कुछ कह रहे हैं आप? आमिर साहब मेरा बहुत स्पष्ट, जी हाँ, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि आप सरकार गिरा देंगे और सरकार नहीं गिराएंगे, यहाँ पर सरकार के लिए नहीं आए, सत्ता के लिए नहीं आए हुए हम लोग। आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है, देश के लिए मर मिटने वाले लोगों की पार्टी है। इस पार्टी में जो आदमी आया है, इस पार्टी से जिस सत्ता पर हम पहुंचे, उस सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करने के लिए आपके पास हमारे साथ सूरज सिंह जी मौजूद हैं, संविधान विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि इस पूरे मसले में संवैधानिक पेचीदगियों का जिक्र आ रहा है। उन बारीकियों को भी जरा सूरज सिंह जी से समझ लेते हैं। सूरज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल हमारा पहला आपसे ये है, अब तक दिल्ली के संदर्भ में जब हम बात करते हैं किसी कानूनी प्रक्रिया की या विधेयक बनाने की, तो अब तक जो समझ में आता है, जो बातें सामने आती हैं, उसमें यह कि पहले ये बिल उपराज्यपाल के पास जाता है, फिर उनके जरिए केंद्र के पास जाता है, गृह मंत्रालय के पास, फिर वो संबंधित विभागों को भेजते हैं, वहां से तमाम विभागों से राय मशवरा होने के बाद फिर लौटकर ये बिल विधानसभा में आता है, वहां से पारित होने के बाद फिर से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है। ये एक प्रक्रिया की बात अब तक समझ में आती रही है, लेकिन जो एक नया पहलू यहां पर एक ट्विस्ट आ रहा है आम आदमी पार्टी सरकार आने के बाद, वो ये, अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि केंद्र के पास पहले भेजना, ये एक दिल्ली की एक कानूनी प्रक्रिया का जो परंपरा है उसका हिस्सा रहा है, या फिर एक संवैधानिक तौर पर ये मैंडेटरी है? इसको जरा स्पष्ट करें, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पर आ रहा है कि ये मैंडेटरी है या ये परंपरा का हिस्सा है। आनंद जी, संविधान की संविधान की धारा 239(a) के अनुसार जब दिल्ली स्टेट बना था तो उस समय ये बड़ा क्लियरली कहा गया था कि दिल्ली स्टेट को स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाने का अधिकार है। कुछ चीजों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसकी अनुच्छेद 3 के अनुसार अगर स्टेट असेंबली ने कोई कानून बनाया है और उसी पर पार्लियामेंट ने कानून बना रखा है, तो उस केस में वो जब तक लागू नहीं हो सकता जब तक राष्ट्रपति से उसका या लेफ्टिनेंट गवर्नर उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है
उससे कंकरेंस ना हो जाए। उसका कारण यह है कि हालांकि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, एक तरफ यूनियन है, दूसरी तरफ स्टेट्स हैं, लेकिन अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो तो यूनियन का, पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ प्रिवेल करेगा। इस केस में राजनीति को अगर हम एक तरफ रख दें तो कानूनी स्थिति, संवैधानिक स्थिति यह है कि एक तरफ तो पार्लियामेंट ने पिछले साल लोकायुक्त एक्ट 2013 बनाया हुआ है जी, और दूसरी तरफ वो पार्लियामेंट ने बनाया है, दोनों सदनों ने पास किया हुआ है और नोटिफाई भी हो गया है जी। और दूसरी तरफ स्टेट असेंबली एक जन लोकपाल बना रही है। दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें जो है पार्लियामेंट वाला लॉ प्रिवेल करेगा, और कई चीजें हैं जिसमें दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। इस सूरत में थोड़ा सा प्रकाश और ये डालिए कि दिल्ली में ऑलरेडी लोकायुक्त है, इसके मद्देनजर अगर चीजों को देखा जाए, दिल्ली में ऑलरेडी लोकायुक्त पहले से है, इसके मद्देनजर अगर चीजों को देखा जाए तो थोड़ा सा प्रकाश यहां पे भी डालिए जी। तो देखिए यहां जो है, जब तक केंद्र से इस मामले में पहले से प्रायर अप्रूवल नहीं होगी तब तक ये कानून गैर कानूनी होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। केजरीवाल जी इसको पास भी कर दें, किसी ने अगर चैलेंज कर दिया कल दिल्ली हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सारा कानून ही जो है स्टे हो जाएगा। तो इन चीजों को देखना पड़ता है। लेकिन केजरीवाल जी दावा ये कर रहे हैं कि उन्होंने संविधान विशेषज्ञों की राय ली है, 5 विशेषज्ञों की उन्होंने राय ली है, ऐसी खबरें आ रही हैं, वो दावा कर रहे हैं। मालूम उन्होंने किनसे सलाह ली है, मुझे नहीं मालूम उन्होंने किनसे सलाह ली है, या तो उन्होंने जो सलाह ली है उसको वो समझ नहीं पाए हैं या उनको गलत सलाह दी गई है। यहां इस मामले में सॉलिसिटर जनरल जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ये पार्टी की बात नहीं है, ये बात नहीं कि कांग्रेस के समर्थक है या बीजेपी के। संविधान अपने आप में जो कह रहा है, और वो धारा 239 ए बड़ी क्लियर है कि इफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट स्टेट असेंबली, तो पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल करेगा। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजना जरूरी है, और लेफ्टिनेंट जनरल उसका गवर्नर उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ये कानून की रिक्वायरमेंट है, वरना ये असंवैधानिक होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। सूरज जी, आप 69वें संशोधन विधेयक की आप यहां पर बात कर रहे हैं, 1991 में जो आया था, 92 में जो दिल्ली के संदर्भ में लागू हुआ, उसके तहत एक सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि आप जहन में कहीं दिल्ली सरकार की यह बात तो नहीं है कि अल्टीमेटली राष्ट्रपति के पास इस बिल को जाना ही है, और अगर कुछ इलीगैलिटी होगी, अगर कुछ असंवैधानिकता होगी तो उस स्तर पर इसको खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है, क्या वो इनिशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते अपने दम पर विधानसभा में? और उन्होंने कहा है कि विधानसभा कर सकते। देखिए यहां दो चीजों में, आनंद जी, दो चीजों में यहां कंफ्यूजन हो रहा है, मैं वो जरा क्लियर कर दूं जी। स्टेट असेंबली अपना कानून पास करने में पूर्ण रूप से कॉम्पिटेंट है। उस वक्त उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर से या होम मिनिस्टर के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार जब स्टेट असेंबली ने पास कर दिया, उसके बाद वो कानून तब तक नहीं बनेगा जब तक कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको साइन नहीं करेंगे, वो सिर्फ बिल रहेगा। और उसके लिए अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहे तो अपनी कॉन्सेंट देने से पहले वो सलाह भी ले सकते हैं। तो अभी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी भेजने की कोई जरूरत नहीं है जी। यहां जो है कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन स्टेट असेंबली एक बार जब पास कर सकती है, जो उनको करना चाहिए जी, जब उन्होंने मेजोरिटी से पास कर दिया, वो कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी उस पे एसेंट ना दे दे। सूरज जी, मैं इस बात को जो समझा हूं, मैं आपके सामने, अपने दर्शकों के सामने उसको रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं कहीं पर गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। आप शायद ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार अपने स्तर पर इस बिल को विधानसभा में ला सकती है, विधानसभा बिना पूर्व अनुमति के केंद्र की या उपराज्यपाल की इस बिल को पारित कर सकती है। लागू होने से पहले केंद्र से इसका पारित होना जरूरी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक, आपने ठीक समझा बिल्कुल। और उसमें जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, अगर किसी भी कानून विद की सलाह लेना चाहे, मैं आपको एक कॉन्क्रीट एग्जांपल देता हूं। राजस्थान में एक रिजर्वेशन बिल था, उसमें गवर्नर एसके सिंह थे उस समय, उन्होंने हमारी सलाह ली, स्टेट असेंबली ने पास कर दिया था। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड है, हमने कहा वैलिड है, तो उन्होंने अपनी उसको मंजूरी दे दी। अगर हम कहते कि गैर कानूनी है तो वो ऑब्जेक्शन लगा देते। तो यहां भी स्टेट असेंबली पहले इसे पास करे, पास करने के बाद फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को उसकी असेंट के लिए भेजे,
उस स्टेट में लेफ्टिनेंट गवर्नर सलाह ले सकता है सॉलिसिटर जनरल की। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी जल्दबाजी की है, अभी ये स्टेज नहीं आई है। सूरज सिंह जी उपराज्यपाल ने उसके पहले ही सलाह ले ली है, तो क्या उनका सलाह लेना एक तरह से वो है कि गैर लाजमी था इस मौके पे? ये प्रीमेच्योर है, उसकी मतलब स्टेज नहीं थी। यही है कि बच्चा होने से पहले उसका क्या आपके लीडर जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो सही है। आपके लीडर के अगर उपराज्यपाल के जी अब देखो, मुझे ये नहीं पता ये किसके फायदे में जाएगा, कांग्रेस के फायदे में जाएगा, बीजेपी के फायदे में जाएगा या आम आदमी के पार्टी। मैं आपको एक निष्पक्ष कानूनविद होने के नाते आपको जो क्या संविधान क्या कहता है, कानून क्या है, उसके बारे में बता रहा हूं जी। तो इसलिए सिंह जी, लेकिन जो खबरें जो खबरें आई हैं, जो हमने बयान सुना है सॉलिसिटर जनरल साहब का, उनसे इंप्रेशन ये मिलता है कि विधानसभा इस बिल को इनिशिएट विधानसभा में भी नहीं किया जा सकता बिना पूर्व अनुमति के। क्या ये सही है? नहीं, वो गलत कह रहे हैं। वहां विद ग्रेट रेस्पेक्ट सॉलिसिटर जनरल यहां गलत हैं। वहां जो है असेंबली में बिल को रखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल जब एक्ट के रूप में बनता है, फाइनल कानून के रूप में बनता है, तब उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर की कॉन्सेंट से पहले नहीं बन सकता, तब ये स्थिति आएगी। अभी ये प्रीमेच्योर है। ये तो यही है कि बच्चा होने से पहले उसके नाम पर झगड़ा करने लगे। यानी कि कानूनी पेचीदगियों को अगर एक तरफ रखा जाए तो कम से कम अगर विधानसभा किसी बिल को पारित करती है तो वो एक नैतिक दबाव तो रहता ही है केंद्र पर भी, क्योंकि विधानसभा अगर किसी बिल को पारित करके भेज रही है, चाहे केंद्र दबाव अलग हो जाता है। संवैधानिक आनंद जी, संवैधानिक स्थिति यह है कि स्टेट असेंबली इस पर कानून बना सकती है, उस एरिया पे भी कानून बना सकती है जिसपे पार्लियामेंट ने बनाया है। लेकिन वहां देखना पड़ेगा, अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जब स्टेट असेंबली पास करके भेज देगी, भेजने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर की कंसेंट के लिए जाएगा, उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर देख सकता है कि सेंटर एक पार्लियामेंट का लॉ बना हुआ है, आपका ये है, दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। और अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उस समय फिर वो प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए भेजेगा, और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एसेंट दे देगा तभी एक स्टेट असेंबली का कानून पार्लियामेंट के कानून के साथ साथ चल सकता है, वरना नहीं, क्योंकि वरना तो अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून हो जाएगा और पार्लियामेंट की कोई सॉवरेंटी रहेगी नहीं। तो ये जो है धारा 239 में बड़ा क्लियरली कहती है कि अगर एक ही विषय पर दो कानून हैं, एक स्टेट असेंबली का, एक पार्लियामेंट का है, लेकिन इसमें भी शायद एक अपवाद है सूरज सिंह जी, इसमें भी शायद एक अपवाद है, जितना मैं इस क्लॉज को समझ सका हूं उसमें शायद अपवाद यह है कि अगर राष्ट्रपति, मान लीजिए कॉन्ट्राडिक्शन है भी, अगर वो आप कॉन्ट्राडिक्ट करता है केंद्र के कानून का, पार्लियामेंट के कानून को, उसमें भी अगर राष्ट्रपति अगर ये देखते हैं कि ये लागू होना चाहिए तो भी वो लागू हो सकता है। ऐसा है क्या? तो वो स्टेट में लागू हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो अगर राष्ट्रपति कहें कि दिल्ली स्टेट पर लागू होगा तो पार्लियामेंट का लॉ होते हुए भी दिल्ली के लिए लागू होगा। कारण क्या है कि राष्ट्रपति को सारे भारत को देखना है, सभी राज्यों को देखना है, जबकि चीफ मिनिस्टर सिर्फ अपने स्टेट को देखता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगे कि दिल्ली स्टेट के लिए ठीक है, बाकी के इंडिया में लागू नहीं होगा, तो राष्ट्रपति उसके लिए अनुमति दे सकता है, चाहे पार्लियामेंट्री लॉ डिफरेंट हो। चलिए, राष्ट्रपति को सूरज जी कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी दी गई है। जी सूरज जी, आपके पास लौटेंगे और भी बारीकियों और पेचीदगियों को समझेंगे। बहुत विस्तार से आपने रोशनी डाली है इस पूरी जद्दोजहद पर, इस पूरी खींचतान पर आपने जो प्रकाश डाला है, उससे एक और पहलू यहां पर उभर कर सामने आता है और सवाल फिर से यही खड़ा होता है कि जिस किस्म की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, या जैसा कहा जा रहा है कि सियासत में एक नया व्याकरण बना रही है आम आदमी पार्टी, क्या उसके आधार पर, क्या उसको लेकर ही ये पूरी खींचतान का रूप इस तरीके से सामने आ रहा है? ये भी तमाम सवाल यहां पर खड़े हुए हैं। तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका जनता मांगे जवाब में। आज जनता जानना चाहती है जन लोकपाल को लेकर जिस तरीके की सियासी खींचतान देखने को मिल रही है, चाहे उसका आधार संवैधानिक पेचीदगियों को, बारीकियों को बनाया जा रहा हो, जनता के जहन में सवाल यह उठ रहा है कि कहीं इसके पीछे लोक लुभावन सियासत तो काम नहीं कर रही है। चर्चा को आगे बढ़ाएं क्योंकि खास तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले जनता के सवाल सुन लेते हैं, जनता क्या सोच रही है।
मेरा सवाल है कि जिन स्थितियों में लोकपाल बिल अरविंद केजरीवाल जी ला रहे हैं वो अपनी सारी जिम्मेदारियां कांग्रेस के ऊपर इन स्थितियों में डालना चाहते हैं, तो मैं ये कोई राजनीतिक खेल हो रहा है या क्या करना चाह रहे हैं जो सारी जिम्मेदारी कांग्रेस को डाली जा रही है? क्या अरविंद केजरीवाल जिन परिस्थितियों में इस बिल को ला रहे हैं, क्या ये कांग्रेस अरविंद केजरीवाल का खेल है जो अपनी जिम्मेदारियों को कांग्रेस पार्टी के ऊपर देना चाहते हैं? क्या दोनों पार्टी राजनीति कर रही, पब्लिक का कुछ भला होगा या नहीं होगा? हम लोगों ने उनको चुना है तो वो हमारे लिए क्या करना चाहती है? तो सुना आपने जनता के जहन में इस समय क्या सवाल उठ रहे हैं, और चर्चा में अब हम शामिल करना चाहेंगे संगीता श्रीवास्तव जी को जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। संगीता जी, स्वागत है आपका। पूरी चर्चा आपने सुनी है, आपने सूरज सिंह जी की भी जो व्याख्या है कानून को लेकर, कानूनी पेचीदगियों पर जो उन्होंने अपनी बातें कही हैं उसको लेकर भी, लेकिन यहाँ पर एक पहलू और भी उठता है, उस पर भी हम सूरज सिंह जी से बात करना चाहेंगे। यहाँ पर पहलू ये उठता है केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ। क्या आपको लगता है ये पूरी खींचतान और पूरी जो राजनीति हो रही है उस मसले पर या उस बिंदु को आधार बनाकर भी आगे बढ़ रही है? मेरे हिसाब से जो दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जो सूरज सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया है विशेषकर जन लोकपाल बिल के विषय में कि ये विधानसभा इसको पारित कर सकती है, उसके बाद ही कंसर्न के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति चाहे तो इसको अनुमति दे सकते हैं और चाहे तो वो पार्लियामेंट को या कुछ संशोधनों के साथ वापस भी लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति के अधिकार के तहत या राज्यपाल के अधिकार के तहत निहित है। पर जहाँ तक मैं आम आदमी पार्टी के बारे में बात करूँगी कि जन लोकपाल बिल से ही ये आम आदमी पार्टी उपजी थी और वो आज तक उसी अपने वक्तव्य पे कायम है। जन लोकपाल बिल के मुद्दे से उपजी आम आदमी पार्टी जब इलेक्शन के पहले अपने मैनिफेस्टो में बताती है कि हम एक जन लोकपाल बिल पारित करेंगे, जो एक लेकिन अब तक का जो ट्रैक रहा है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक टकराव सामने आ रहे हैं, तमाम ऐसे मसले हैं। फिलहाल हम जन लोकपाल पर यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है इसको देखते हुए कि आखिर आपकी राजनीति है क्या, आम आदमी पार्टी की राजनीति है क्या? अनंत, मुझे मेरे एक आम आदमी की दृष्टि से देखूं तो आम आदमी पार्टी की राजनीति बहुत स्पष्ट है कि वो जो वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। यदि आप ड्राइविंग सीखते हैं तो ड्राइविंग स्कूल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक ब्रेक और क्लच आपके सिखाने वाले के पास होता है। तो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के साथ भी यही हाल है कि कांग्रेस के पास ब्रेक है और वो बार बार सिर्फ ब्रेक लगा रही है, आम आदमी पार्टी को एक्सीलेटर देने का मौका ही नहीं दे रही है ना। तो जब किसी भी मुद्दे पर वो इस ढंग से ब्रेक लगाएगी, इस ढंग से ब्रेक लगाएगी, जैसे कि कांग्रेस के नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हम उनको भागने नहीं देंगे क्योंकि वो उसकी छवि से परेशान थे। जिस ढंग से अप्रत्याशित ढंग से दिल्ली विधानसभा में जो परिणाम आए आम आदमी पार्टी को, उन्हें लगा कि यदि लोकसभा में भी आएंगे तो इस आम आदमी पार्टी को, चूंकि उसका कोई इतिहास नहीं है, कोई उसकी नीयत खराब नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, हम इस पर ब्रेक कैसे लगाएं। तो मेरी अपनी जो ओपिनियन बनती है कि कांग्रेस ने ये स्टंट लिया कि हम इनको समर्थन दें और काम भी ना करने दें और हम इनके प्रति ये षड्यंत्र रचे कि ये शासन नहीं कर सकते हैं। जहां तक कि ओपन सेशन की बात है तो मैं इसको एक जन भागीदारी के रूप में देखती हूं। क्या संगीता ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी खुद को भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा योद्धा साबित करने में तुली हुई है और दूसरी तरफ जो बाकी सियासी जमात है वो आम आदमी पार्टी या उसकी सरकार को लेकर यह साबित करने में तुली हुई है कि इनको शासन करना नहीं आता, ये राज नहीं चला सकते, ये सरकार नहीं चला सकते। लड़ाई इस बिंदु पर आकर टिक गई है क्या? नहीं, ये बहुत बड़ा योद्धा या शासन चलाने वाली बात जो बार बार कहे जा सकते हैं। निश्चित रूप से यदि उस दृष्टिकोण आम आदमी पार्टी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी को शासन चलाना नहीं आता। अभी तक जो परंपराओं के तहत जैसे काम किए गए हैं, जैसे भ्रष्टाचार किए गए हैं, जैसे आम आदमी को नज़रअंदाज किया गया है, जैसे उसको नहीं सुना गया है, कानूनी पेचीदगियों में उलझाया गया है, कोई भी करप्शन हुआ, कोई भी स्कैम हुआ, उसको कभी दोषी को दंडित नहीं किया जा सका, हम आज तक नहीं देख पाए। तो ये इस तरह का प्रशासन आम आदमी पार्टी को नहीं आता है, ये मैं मान रही हूँ। चाहे स्कूल में शिक्षा मंत्री का दलिया हो कि दाल बट रही है, बच्चे खुद एग्जाम करा रहे हैं, यदि इस ढंग का शासन है तो वो आम आदमी पार्टी को नहीं आता है और उसके लिए बेनिफिट के रूप में आम आदमी पार्टी को इसलिए देखा जा सकता है कि उसका इतिहास नहीं है। इसे इमैच्योरिटी माना जाए या फिर इसे नई सियासत माना जाए, किस खांचे में इसको रखा जाए? मैं इसको एक प्रशासन का एक गुड
अच्छे प्रशासन का ढंग मानती हूँ, पर ये अच्छा प्रशासन किस हद तक कहाँ चलता है, जैसे कि इन पेचीदगियों से जो कानूनी पेचीदगियों में उलझाया जा रहा है या समेटा जा रहा है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उलझाया जा रहा है, हो सकता है ये पेचीदगियाँ सही हों, उनसे यदि आम आदमी पार्टी निकल के बाहर आती है तो निश्चित ही आम आदमी पार्टी अपनी एक छवि को उज्ज्वल बना के रखेगी और अपना जो मैसेज वो संदेश बार बार दे रही है कि हम इस राजनीति की व्याकरण बदलना चाह रहे हैं और वो व्याकरण बदलती हुई दिख रही है हमें। चलिए संगीता, लौटते हैं आपके पास। हम यहाँ पर जेपी दीवान जी से एक टिप्पणी चाहेंगे। क्या दीवान साहब ये माना जाए कि टकराव का रास्ता स्वेच्छा से चुन रही है आम आदमी पार्टी, क्योंकि उस टकराव के रास्ते पर, उस टकराव में ही उसके लिए एक उस क्या कहते हैं, उस मंथन में उसके लिए एक अमृत निकलेगा? देखिए, टकराव तो उस जो एक लड़ाई शुरू हुई थी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए और ये सब आम आदमी पार्टी के लोगों ने शुरू की थी, तो वो तो एक सीधा सीधा टकराव से उभरी राजनीति थी, टकराव से उभरी पार्टी थी। और जिस लोकपाल को दोनों सदनों ने पास किया है और राष्ट्रपति ने उसको मंजूरी दी है, उसको आम आदमी पार्टी शुरू से सरकारी लोकपाल कहती रही है, बल्कि यहाँ तक जोगपाल तक उसको कहा है। और उन्हें जन लोकपाल के लिए लगातार ये कैंपेन करते रहे हैं और उसी को लेकर के इनने अपना चुनाव भी लड़ा था और उन्होंने कहा था कि हम जन लोकपाल लेकर के आएंगे जो वाकई में जनता के हित में काम करेगा और जो वाकई में भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाएंगे। तो उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दा था उस पार्टी के बनने में भी। इस जन लोकपाल को लेकर के जो मूवमेंट था उसका एक बहुत अहम भूमिका रही है। तो वो उसको एक कैंपेन की तरह भी चला रहे हैं और उसमें वो किसी भी प्लेटफॉर्म को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने जन लोकपाल के उसको आगे बढ़ाने में। तो उसको आप, ये उनकी राजनीति है, ये उनकी सियासत है, उसमें उनको लगता है कि इसी से ठीक वो मिलेगा। और बाकी रहा सवाल कांग्रेस या बीजेपी जैसी पार्टी को, तो हर मौके को वो संविधान का वो सहारा लेके या उसके बहाने उनको अराजक ठहराने की पूरी कोशिश करते हैं कि ये अराजक लोगों का समूह है, अराजक पार्टी है, अराजकता में भरोसा करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक अपना एक बहुत क्लियर जन लोकपाल को लेकर के वो साफ एक नजरिया लेके चल रहे हैं और उसको लेकर के कैंपेन की तरह चला रहे हैं। चलिए दीवान साहब, लौटते हैं आपके पास। हम सीधे रुक करेंगे सूरज सिंह जी का। सूरज जी, इस पूरी बहस के अंदर, इस पूरी कानून बनाने की जो प्रक्रिया है या फिर जो पेचीदगियां हैं, इस पूरी बहस के अंदर एक मसला और आकर अटक जाता है और उस मसले का जिक्र भी यहाँ पर आपसे करना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप उस पर रोशनी डालें, उस स्थिति को भी आप साफ करें, उस तस्वीर को भी आप साफ करें। एक बात अक्सर पिछले दिनों आई थी कि 2002 में कोई ऐसा परिवर्तन किया गया था, एक कोई ऐसा नियम बनाया गया था जिसके तहत ये बात उठी थी कि दिल्ली सरकार को या फिर दिल्ली विधानसभा को कोई भी कानून बनाने से पहले केंद्र की मंजूरी लेना जरूरी होता है, पूर्वानुमति लेना जरूरी होता है किसी भी चीज को इनिशिएट करने से पहले। उस पर जरा रोशनी डालें, क्या वाकई ऐसी स्थिति है मौजूदा ढांचे के अंदर? देखिए, बिजनेस रूल्स, जो बिजनेस रूल्स हैं, इसको बोलते हैं कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स। जी, बिजनेस रूल्स में ये है कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव होता है और दिल्ली स्टेट क्योंकि फुल स्टेट नहीं है जी, तो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की भूमिका विशेष हो जाती है जी। लेकिन उसमें इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है कि स्टेट असेंबली उन विषयों में जिसमें स्टेट असेंबली को पावर है, और स्टेट असेंबली को पावर है, पुलिस के बारे में पावर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर में पावर नहीं है और लैंड में पावर नहीं है, 3 चीजों में उनको पावर नहीं है। बाकी जितने भी स्टेट सब्जेक्ट हैं, राज्यों के सब्जेक्ट हैं, उसमें दिल्ली की स्टेट असेंबली को पूरी पावर है। तो यहां चीज ये देखनी पड़ेगी कि क्या कानूनी तरीके से, देखिए केजरीवाल जी क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी मंशा है, वो सब लोगों को पता है कि भाई जिस तरह से वो आए उनका एक मैंडेट है। लेकिन साथ ही अनुभव ये कहता है कि आप अच्छे काम को भी सही तरीके से करेंगे, मर्यादा में करेंगे। संविधान ने एक नियम बनाया हुआ है और वो नियम यह है कि पहले आप असेंबली से पास कराएं, उसके बाद आप रखिए, इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर उसमें कोई कानूनी पेचीदगी समझते हैं तो वो अपनी ऑब्जेक्शन रखेंगे, और अगर कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ से उसका टकराव है, जैसे कि यहाँ लॉ बना हुआ है, तो प्रेसिडेंट के सामने रिजर्व करेंगे। कॉन्टेक्ट ऑफ बिजनेस रूल कहता है कि अगर प्रेसिडेंट गवर्नर को यह लगता है कि किसी भी कानून में टकराव हो सकता है तो वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख सकते हैं, लेकिन वो स्टेज बाद में आएगी। यहाँ चीज को कंफ्यूज किया जा रहा है। एंड विद ग्रेट रिस्पेक्ट, सॉलिसिटर जनरल बहुत ही काबिल इंसान है, लेकिन यहां जो इन्होंने सलाह दी है कि इस स्टेज पे
कंसल्ट किया जाए वो गलत है। वो लेटर स्टेज आएगी सूरत साहब तीन विषय का आपने जिक्र किया, 3 विषयों का आपने जिक्र किया, कानून व्यवस्था, पुलिस और भूमि संबंधी विषय विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं। लेकिन जिस बिल की हम ND2 और ND18 स्टेट लिस्ट में लेकिन जिस विषय की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जन लोकपाल की, इसकी व्याख्या कैसे की जाएगी? इसकी व्याख्या किस दायरे में की जाएगी? जो एंट्री है, ये 3 एंट्री है लॉ एंड ऑर्डर, और ND2 है पुलिस, और ND18 है लैंड। ये 3 पर पावर जो है स्टेट असेंबली को नहीं है, और जिस सब्जेक्ट पर पावर नहीं है उस पर स्टेट असेंबली कानून भी नहीं बना सकती। लेकिन यहाँ बात उसका नहीं है, यहाँ विद इन पावर्स में ये बना रहे हैं। लेकिन अगर कोई टकराव है तो उस टकराव के लिए ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये सब्जेक्ट कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स के अनुसार प्रेसिडेंट को रेफर करना पड़ता है। वो स्टेज आएगी और लेटर स्टेज पे आएगी। चलिए आमिर हैदर साहब का हम रुख कर लेते हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। हैदर साहब, आपने सूरत सिंह जी की बात सुनी, आज दिन भर और कल से भी लगातार 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता ये बात कह रहे हैं कि जन लोकपाल को लेकर संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा, ये बिल इलीगल है, ये बिल असंवैधानिक है, कांग्रेस ऐसे किसी बिल का लिहाजा समर्थन नहीं करेगी स्टेट असेंबली में, और पारित होने की स्थिति तो छोड़िए, पेश होने की स्थिति में इसका समर्थन नहीं किया जाएगा। अब ये सवाल उठता है, जो बातें सूरत सिंह जी ने कही हैं उनकी रोशनी में सवाल उठता है, क्या जानबूझकर एक कंफ्यूजन की स्टेट यहां पर क्रिएट हो रही है? क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है और उसके जरिए सियासत हो रही है, या फिर तथ्यों की जानकारी आप कह रहे हैं, कानून की जानकारी आम आदमी पार्टी को नहीं है, या फिर सवाल यह उठ रहा है कि आखिर जानकारी के अभाव में ऐसा हो रहा है या फिर जानबूझ के हो रहा है? भट्ट जी ये केजरीवाल साहब बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, ये एक स्टंट है, और वो जानते हैं हमने कांग्रेस ने कि 18 पॉइंट पर इनको सपोर्ट किया है, बिल्कुल कोई कंडीशन उसके अलावा नहीं। लेकिन जब कानून के अंदर कोई काम होगा, ये जानते हैं हम गैर कानूनी कर रहे हैं, इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए स्टंट बना रहे हैं। ये पब्लिक में वादा करके आए थे तो अपनी बात को बना रहे हैं। सर आप पहले तो ये स्पष्ट कीजिए, कि कांग्रेस को आपत्ति किस बात पर है? मेंबर थे, पहले तो ये स्पष्ट कीजिए कि कांग्रेस को आपत्ति किस बात पर है? कांग्रेस को आपत्ति इस बिल पर है, इस बिल के प्रावधानों पर है। आप इलीगल किसे कह रहे हैं? अन्ना हजारे ने स्वीकार किया, और उसके बाद इसलिए कि ये जब भेजते हैं, जब वहां से पास नहीं होगा तो जान रहे हैं कि स्टंट है, जाए और रिजेक्ट हो जाएगा, हम शहीद हो जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। अन्ना हजारे के बिल को हाईजैक किया इन्होंने, मेहनत उनकी थी, और ये एक मेंबर थे उसके, इन्होंने हाईजैक किया। जब पार्लियामेंट में बिल पास हो गया तो इन्होंने कहा हमसे मुद्दा निकल गया, इन्होंने उसको फिर छोड़ना चाहा कि ये मुद्दा हमारे हाथ से निकल गया, ज़मीन हाथ से निकल जाएगी। ये स्टंट है बात और कुछ नहीं है। और जो कांग्रेस ने सपोर्ट किया है 18 पॉइंट पे, उनको पूरी तरह सपोर्ट दिया है, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन लीगल के अंदर, कानून के अंदर, ये कानून से परे कटेंगे तो जाहिर है कि कांग्रेस क्या, कोई भी देशवासी नहीं चाहेगा कि ये कानून से परे हटे। कानून से बल्कि हिंदुस्तान में कोई चीज नहीं, न केजरीवाल। चलिए अक्षय हुनका जी का हम रुख कर लेते हैं। अक्षय साहब, आपने सुनी आमिर हैदर साहब की बात, वो ये कह रहे हैं कि ये स्टंट है। आप जानते हैं कि इस बिल का भविष्य क्या होने वाला है, आप जानते हैं कि इस बिल का नतीजा क्या निकलेगा, आप स्टंट कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं वो आप पर। वो कोई भी आरोप लगाते रहे, मेरा कहना यह है कि दर्शकों को भी समझ में आ रहा है और हिंदुस्तान की जनता को भी समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से कानूनविद साहब ने अपनी बात कही, संगीता जी ने अपनी बात कही, और सारी बातों का निचोड़ साफ साफ सा है कि आम आदमी पार्टी एक साफ सुथरी राजनीति करना चाहती है, देश को बदलना चाहती है। स्कूल में बच्चे पढ़ पाए, बच्चों को पढ़ाना नहीं पड़े, स्कूल में बच्चे पढ़े, खाने के लिए समय पर समय मिड डे मील ठीक से मिल रहा है, उसे लेकर के तमाम सारी बातें। हम एक साफ सुथरी राजनीति करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जहां तक इस तरीके से पदभ्रमित करने वाली बात है, ये कांग्रेस का पुराना नेचर रहा है, वो लोग हमेशा जनता को पदभ्रमित करते रहे। आज साफ साफ कानूनविद साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर अगर आशुतोष जी ने कहा
है कि उन्होंने वो कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, तो क्या गलत कहा है? उन्होंने काम ही ये किया, उनको जाने की जरूरत क्या थी? अभी जब उन्होंने खुद कहा भी कानूनगो साहब ने कि ये एक प्रीमेच्योर स्टेटमेंट है, प्रीमेच्योर एक्टिविटी है, उसकी जरूरत ही नहीं थी, आप उसको कर रहे हैं। अभी विधानसभा का सत्र बुलाया नहीं गया है, उस पर चर्चा हुई नहीं है, वो बिल जाकर के आगे पेश कहीं किया नहीं गया, उसको कानून बनाया नहीं गया, और आपने सारा बवाल खड़ा कर दिया कि हम असंवैधानिक काम कर रहे हैं। और हम तो सारे के सारे संवैधानिक काम ही कर रहे हैं। मैं पूरे समय सिर्फ एक ही बात कर रहा हूं, असंवैधानिक काम हम भी नहीं कर रहे हैं, हम सारे के सारे संवैधानिक काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस का एक नीति है कि भाई किसी भी तरीके से बवाल लगाएं, किसी भी तरीके से इनकी चलती गाड़ी में ब्रेक लगाते जाएं, और लोगों को ये दिखता रहे कि आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं कर रही, वो प्रोपोगंडा बस करते और उसको काम करते नहीं आता। मुझे लगता है अगर इन लोगों ने पिछले 20 सालों में, 30 सालों में, 66 सालों में देश के लिए काम कर दिया होता तो आज की तारीख में आम आदमी पार्टी की आवश्यकता भी नहीं होती। इन्हें ये समझना पड़ेगा, आने वाले दिनों में ये पार्टी नेस्तनाबूद हो जाएगी, कांग्रेस जो है। चलिए लौटेंगे आपके पास अक्षय हुनका जी। हम सीधे रुक कर लेते हैं, संगीता श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हुई। संगीता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अनंत, मेरे हिसाब से कांग्रेस जो स्टंट ले रही है उसमें प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। उन्हें लग रहा है कि यदि ये बिल वास्तव में एक्ट का रूप ले लेगा तो हमें क्योर करना बहुत मुश्किल होगा, तो क्यों ना हम प्रिवेंटरी प्रिकॉशन लेके चलें। तो ये जैसे कि सूरज सिंह जी ने कहा स्पष्ट रूप से कानूनी की ये प्रीमेच्योर सजेशंस लिए गए और जो कि कहीं ना कहीं गलत हैं, तो ये मैं इसको प्रिवेंशन के रूप में देख रही हूँ कि इस बिल को यहाँ पे ना लाया जाए और साथ में इसकी छवि को खराब कर दिया जाए। जहाँ तक दूसरा आम आदमी पार्टी का सवाल है, निश्चित मानिए कुछ गलतियाँ हो रही होंगी क्योंकि वो बिल्कुल नए लोग हैं, उनको अनुभव नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं ये बात भी तय है कि उनकी नीयत साफ है। जब काम करेंगे तो गलतियां होना स्वाभाविक है, तो क्यों ना एक जब सपोर्ट दे रही है कांग्रेस पार्टी तो उनको सही रास्ता दिखाते, किन पेचीदगियों में, किन रूल्स रेगुलेशंस के तहत ये असंवैधानिक है ये स्पष्ट रूप से बताया जाता और उनको एक रास्ता सुझाया जाता। मैं बार बार वही कह रही हूँ कि ये सिर्फ ब्रेक लगा रहे हैं और क्लच छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी अपना बताए कैसे। और आम आदमी पार्टी ने जो स्टंट लिया है, निश्चित है वो ये स्टंट है उनका कि जब भी सुधार हो तो अपने घर से हो, और वो घर से ही सुधार की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। क्यों ना आमिर हैदर साहब का रुख कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि ये बिल असंवैधानिक है, बिल को जिस प्रक्रिया के तहत विधानसभा में सीधे लाया जा रहा है वो असंवैधानिक है, वो कानूनी रूप से गलत है, लिहाजा कांग्रेस उसका समर्थन नहीं करेगी। हैदर साहब, किस आधार पर आपको ये असंवैधानिक नजर आता है? आप वो आधार बताइए। हमारे साथ सूरज सिंह जी भी मौजूद हैं, वो भी उस बात को सुनेंगे और शायद हमारी भी कुछ जो जानकारियां हैं वो बढ़ जाएंगी। आप वो रीजंस गिनाइए, वो दलीलें दीजिए कि आखिर किस आधार पर आपको असंवैधानिक लगता है ये कैबिनेट पास हुआ, जब तक लेफ्टिनेंट जनरल इसके ऊपर दस्तखत नहीं करते कानून नहीं बनता, और उनके ऊपर जैसे प्रेशर, और फिर कल गवर्नर के ऊपर आप उनके नियत के ऊपर शक कर रहे हैं, कल राष्ट्रपति पे शक कीजिए। सर अभी तो कानून बना ही नहीं है ये, जिन पे शक अभी तो केवल ये मसौदा है, ड्राफ्ट को मंजूरी दी है कैबिनेट ने, तो फिर कहाँ से अभी तो कानून ये बना ही नहीं है। अभी तो आपको मर्यादा का पालन करना पड़ेगा, अभी तो कौन कह रहा है कानून बन गया, इज्जत तो करनी ही पड़ेगी। अभी तो केवल ड्राफ्ट को मंजूरी दी है कैबिनेट ने। ये कह रहे अकेले यही लोग अकेले यही लोग कह रहे हैं हम ईमानदार हैं, बाकी ना बीजेपी के ईमानदार हैं ना कांग्रेस के ईमानदार, हिंदुस्तान के सब लोग बेईमान एक तरह से ये समझते हैं अकेले ये ईमानदार हैं। और मैं समझता हूँ कानून से बढ़ कानून के दायरे में रख के कोई काम हो वो देश के हित में होगा, जो कानून से परे होगा तो संविधान बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। हैदर साहब क्या कांग्रेस डर रही है? बनाया है उसके दायरे के अंदर रख के हैदर साहब क्या कांग्रेस डर रही है? सबको बनाएगा, ये स्टंट है, जल्दबाजी है, इलेक्शन के लिए सब कुछ है, 2 महीने 3 महीने में इलेक्शन हो जाएगा, ये चाहते हैं पब्लिक में वो लेके जाए। हैदर साहब क्या कांग्रेस इस बिल से डर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं डर रही है। डर रही होती सपोर्ट ले लेती, सपोर्ट विड्रॉ कर लेती अगर डर रही होती। हम अनकंडीशनल सपोर्ट दिए, 18 पॉइंट जो दिए थे सब पे सपोर्ट दिया। चलिए संगीता का रुख कर लेते हैं। संगीता, जिस तरीके से पूरा विवाद सामने आया, जो आरोप लगाए गए, जो बातें कही गई कांग्रेस की तरफ से, राष्ट्रपति की भी इज्जत क्या करते लगता हैं है आपको? हम राज्यपाल की भी इज्जत करते हैं, उनको नहीं घसीटना मुझे चाहते। समझ में नहीं आ रहा, हैदर जी बार बार कह रहे हैं आग लगी वहां चाहते हैं तो पता चला कोहरे का धुआं था। कोई भी एक फैक्ट वो रखें कि ये असंवैधानिक है यहाँ पे, तो हमें भी समझ में आए, कानून विशेषज्ञों को भी समझ में आए। कानून के अंदर रह के कुछ काम कीजिए, कानून के बाहर जाने पे कांग्रेस। चलिए सूरज सिंह जी का रुख कर लेते हैं। सूरज जी बार बार हैदर साहब ये कह रहे हैं कि कानून के अंदर रहकर काम कीजिए। जिस स्टेज पर आम आदमी पार्टी सरकार का ये बिल है,
क्या ये कानून के दायरे में नहीं है? एक बार फिर से जरा बता दें। हालांकि आपने विस्तार कानून समझने जी हाँ, हैदर भाई को थोड़ा सा यहाँ कानून समझना पड़ेगा। हैदर भाई कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, राष्ट्रपति रिजेक्ट कर देंगे। अभी तो ये स्थिति आई नहीं है। सवाल ये है कि क्या स्टेट असेंबली इस बिल को पास कर, बिल को, एक्ट को नहीं, बिल को पास कर सकती है कि नहीं? जवाब है कि बिल को पास कर सकती है। उसके बाद ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजा जाएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहें तो वो जो है राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर सकते हैं। तो इसलिए वो स्टेज तो अभी आई नहीं है। इसलिए हैदर भाई का ये कहना समय की कमी है, सूरज जी आपने बहुत विस्तार से चीजों को समझाया। चलते चलते यहाँ पर दीवान साहब से टिप्पणी लेना चाहेंगे। दीवान साहब, आपने तमाम बातें सुनी, तमाम पक्षों को सुना। जो सूरज सिंह जी ने बातें कही हैं उनकी रोशनी में अगर चीजों को देखा जाए तो क्या लगता है, लोक लुभावन सियासत के कटघरे में कौन खड़ा है? देखिए, लोक लुभावन सियासत के कटघरे में तो सभी खड़े हैं, लेकिन अभी देखिए कल शाम को कैबिनेट ने ड्राफ्ट जन लोकपाल बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दी और वो जाना है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। उसके बाद उसमें वो होना है, असेंबली की तैयारियां चल रही है असेंबली बुलाने की। उसमें सारे उसके जितने भी प्रोविजंस हैं उस पर विस्तार से चर्चा हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी। वहाँ पे कांग्रेस के लोग भी रहेंगे, बीजेपी के भी लोग रहेंगे, सारे लोग रहेंगे, बहस होगी, उस पर चर्चा होगी। उसके बाद एक स्वरूप लेगा। उसके पहले ही हम तमाम तरह के वर्डिक्ट उस पर देना शुरू कर दिया है, गैर कानूनी है, ये है, वो है। लेकिन अभी इतना पेशेंस हम में किसी में भी नहीं है कि उसको थोड़ा धैर्य से उसको असेंबली के पटल तक आने दें, उसके प्रावधान देख लें, उसमें क्या है अच्छा है, क्या बुरा है, और उन पर बहस चर्चा हो जाने दें। उसके बाद कोई कंक्लूजन निकालें, कोई निर्णय लें तो वाजिब होगा और वो जनता के भी हित में होगा, बजाय इसके कि हम राजनीतिक उखाड़ पछाड़, बयानबाजी और ये सब करें। और शायद वजह इसकी सियासत ही है दीवान साहब। बिल्कुल, सियासत कहीं ना कहीं लोगों को अपने अपने नफे नुकसान के हिसाब से चीजों को ड्रैग करने में, भटकाने की तरफ बाध्य कर रही है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस पूरे मसले पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।